अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद गयूर एहसन फ्रॉम इन्फिनिटी गराज। और आज हमारी गराज के अंदर आई है होंडा सिविक की 9th जनरेशन, जो कि यहाँ पे होंडा सिविक रीबर्थ के नाम से मशहूर है। रिबॉर्न के बाद ये गाड़ी आई थी और सिविक एक्स से एक नंबर पहले की गाड़ी है ये। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ीचर था वो ये था कि रिबॉर्न के अंदर सब इस वजह से बहुत कंसर्न रहते थे कि उसकी फ्यूल एवरेज जो थी वो बहुत कम थी। रीबर्थ के अंदर इन्होंने इसको, खैर इंजन तो सेम है, 1800 सीसी है इसका भी उसका भी, और शक्ल भी सेम है। बट कुछ गिमिक्स किए हैं या जैसे भी किए हैं, लेकिन इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो रिबॉर्न की निस्बत बहुत यानी कि बेहतर थी। अब इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो राउंड अबाउट ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के अंदर ये आपको देती है 10 to 11, ठीक है। और अगर आप बहुत ही प्यार से चलाते हैं तो 12 तक भी चली जाती है। अब ये जैसे एक मैनुअल वेरिएंट है, इसके अंदर अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं तो मैनुअल वेरिएंट की आपको जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन शहर के अंदर 12.5 से 13 तक मिलती है, और लॉन्ग के ऊपर तकरीबन 16.5 17, और अगर आप बहुत प्यार से गाड़ी चलाते हैं तो 18 तक भी आपको इसकी फ्यूल कंजम्पशन मिल जाती है। जिस वजह से इस गाड़ी को बहुत लाइक किया गया था और अभी तक किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्यूल कंजम्पशन। और उसके अलावा राइड कंफर्ट वगैरह जैसे एक सिविक का होता है वो वैसा ही इसके अंदर भी है। आपको राइड के अंदर बहुत स्मूथ आप कह लें और लग्जरी फील आती है, कोई आपको खड्डे वगैरह नहीं फील होते, या अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ज़्यादा जाते हैं तो इसके अंदर आपको थकन नहीं महसूस होगी। अलबत्ता इन प्रॉस के अलावा इसके अंदर इन्होंने आगे थोड़ी सी चादर हल्की करनी शुरू कर दी थी, और खैर उतनी भी हल्की नहीं है जितनी सिविक एक्स के अंदर जाके तो बहुत हल्की कर दी थी, और फिर उसको लोग यहाँ पे लिफाफे के नाम से छेड़ते हैं, मशहूर है। बट वो भी एक अच्छी गाड़ी है। आगे तो अब जाके सारी गाड़ियों की क्वालिटी कम है, टोयोटा की कौन सा कोई बहुत अच्छी है। सारी ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्वालिटी डिग्रेड करते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो टॉकिंग अबाउट रीबर्थ, इसके मैं आपको वेरिएंट्स का बता देता हूँ। इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोकली असेंबल किए गए थे। सबसे पहले आता है आपका VTI वेरिएंट, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपका एक बेसिक ट्रिम है जिसके अंदर ना आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं, ना आपको लॉय व्हील्स मिलते हैं, ना आपको सेंटर में DVD नेविगेशन मिलती है। सिर्फ वो मैनुअल गियर वाली गाड़ी होती है, और उसके अंदर कोई सनरूफ वगैरह, रिट्रैक्टेबल मिरर्स शायद उसके अंदर थे, लेकिन बाकी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं मिलती हैं। उसके बाद आपका जो वेरिएंट आता है वो आता है VTI प्रॉस्मेटिक, जो कि बिल्कुल फर्स्ट वेरिएंट के साथ सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके अंदर आपको एक ऑटोमेटिक गियर दे देते हैं, बाकी आपको उसके अंदर भी कोई एड ऑन फीचर्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद आता है ये वाला वेरिएंट जो मेरे पास है, और ये है VTI ओरियल। अच्छा, अब ये मैनुअल गियर बॉक्स के साथ है, लेकिन ये फुल ऑप्शनल में आता है, ठीक है। उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो फुल ऑप्शनल ट्रिम के मतलब आप कह लें सेम होते हैं। उसके अंदर आपके आ जाते हैं कंपनी फिटेड लॉय व्हील्स, उसके अलावा आपकी फॉग लैंप्स आ जाते हैं, ये कंपनी से आते हैं। उसके बाद अंदर एंड्रॉयड पैनल अभी मैंने तो रिप्लेस किया हुआ है खैर, लेकिन वरना कंपनी से लगा हुआ एक LED पैनल आता है जिसको वो नेविगेशन कहते हैं। और रीबर्थ के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं, अगर आप लेने का सोच रहे हैं या यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक ट्रिम आता है जिसको UG कहते हैं। आपने अगर एड्स देखी होंगी तो हर किसी ने लिखा होता है UG UG UG। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी एक्चुअल में UG होगी उसकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन्ड होता है। उसके अंदर नीचे प्राइस अलहदा से मेंशन्ड होती है, उसके अंदर UG में सिर्फ फ़र्क ही आता था कि उसका नेविगेशन पैनल आता था, जो कि एंड्रॉयड की जगह अब मेरे जैसे मैंने रिप्लेस किया हुआ है, इसके अंदर वो नहीं है। वरना कंपनी फिटेड LED आती थी, और लेदर की पोशिश आती है गाड़ी के अंदर जो UG होती है। कंपनी फिटेड लेदर आता है। और इसको चेक करने का तरीका ये है, अब लेके गाड़ियाँ लोग फैब्रिक भी लेके और बाद में आफ्टर मार्केट मतलब लेदर डलवा के उसको UG लिख के सेल कर देते हैं। जो एक लेमैन होता है उसको नहीं पता लगता, क्योंकि हर किसी को यही आइडिया होता है जो रिबॉन से सेल करके ऊपर आ रहा होता है कि यार UG का मतलब लेदर ही है, तो इसके अंदर लेदर हुई हुई है तो ऑब्वियसली इट विल बी UG। बट दैट इज़ नॉट द केस। आपने अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप गाड़ी की इनवॉइस के ऊपर देखेंगे, इनवॉइस के ऊपर UG जो है वो आपको पता लग जाएगा। उसके अंदर लेदर का एड ऑन प्राइस नीचे बाकायदा मेंशन्ड होती है, लेदर एंड नेविगेशन अपग्रेडेड स्पेक होती है वो गाड़ी। तो ये वाला जो मेरा मैनुअल ट्रिम है ये भी UG है, ये कंपनी की तरफ से ही UG है। और ये आपको एक मैंने बता दिया UG का जो है सारा सिनेरियो जो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। उसके अलावा एक मैं आपको अभी जब गाड़ी चलाऊंगा तो आपको इसका एक और छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसकी एक छोटी सी टिप है, बजाय कि आप इलेक्ट्रीशियंस के पास जाएं और उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्चें। ये रीबर्थ के अंदर एक छोटा सा फॉल्ट आता है, तो उसको आप एक गिमिक के थ्रू भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
उसके अलावा इसकी मैं आपको बता दूं जो रिलायबिलिटी है, ये गाड़ी जल्दी काम नहीं निकालती है, इसके सेंसर्स वगैरह भी जल्दी जवाब नहीं देते हैं। अच्छी और पायदार गाड़ी है अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं। और इस बजट में जो आपकी कंपेटिटिव गाड़ी आती है वो होंडा की सिटी ही आती है, या अगर आप कोरोला की तरफ जा रहे हैं तो वो एल्टिस GLI आएंगी। सिटी में अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो आपको तकरीबन मॉडल आप मिल जाएगा 17, 18 या 19 मॉडल भी आपको मिल सकता है इस प्राइस ब्रैकेट में। ये 14 मॉडल गाड़ी है और VTI ओरियल है, मैनुअल फुल ऑप्शनल वाला वेरिएंट है। फुल ऑप्शनल जो वेरिएंट्स हैं उसके अंदर आपको ये सारी जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं ये आती हैं। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल आता है जो कि मैनुअल के अंदर भी आता है। और उसके बाद इसका जो हाईएस्ट ट्रिम है वो VTI ओरियल प्रोस्मेटिक है उसके अंदर, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है वहाँ से वैसे सिर्फ एक गेयर बॉक्स के, वो उसके अंदर ऑटोमेटिक आता है, इसके अंदर मैनुअल आता है। उसके अलावा वही ड्यूल एयरबैग्स हैं फ्रंट के, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। और कंपेटिटिव मैं आपको बता रहा था, इसके कंपेटिटिव जो गाड़ी आती है वो हमारी होंडा सिटी आती है, जो कि आप कह लें स्पेस के हिसाब से इसके अंदर उसमें कम होती है, लेकिन आपको मॉडल उसमें ऊपर का मिल जाएगा। 17, 18, 19 मॉडल इसी सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर ये 14 मॉडल की आपको रीबर्थ मिलेगी। अब इसकी जो मैं प्राइस आस्क कर रहा हूँ वो है 34.5, जिसमें कि इसका आप लगा लें बोनट शावर है, और इधर के 2 डोर जो हैं वो शावर्ड हैं, और बाकी सारी गाड़ी जेन्युइन है, अंदर से नॉन एक्सीडेंटल है। तो आप इससे एक थोड़ा सा प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो फुल ऑप्शनल वेरिएंट है वो भी तकरीबन 35 तक सेल हो रहे हैं, और जो मैंने आपको प्राइस बताई है ये भी थोड़ी सी निगोशिएबल है। तो ये थी जी। और बाकी इसकी जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स मैं आपको बता दूं, इसका जो मुझे काम करवाना पड़ा है, इसके जो पार्ट्स हैं रिबॉन का, जैसे मैंने आपको रिव्यू में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि इसके मिलते नहीं हैं, इसके भी इजीली ही अवेलेबल हैं। लेकिन सिर्फ जो चीज़ है जो फ़र्क करती है इन दोनों में, ये है रिबॉन के पार्ट्स जो हैं वो बहुत सस्ते हैं, और जबकि इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि ये भी थोड़े से न्यूअर वेरिएंट में आती है। और जो आपको एक बेसिक इसका मैं आपको आप कह लें समरी बताऊंगा, वो ये है कि बिलालगंज जब मैं गया था उनसे मैंने पूछा था कि मतलब रिबॉन की चीज़ें इतनी सस्ती हैं तो इसकी अचानक से इतनी महंगी क्यों है। तो उन्होंने बताया था ये एक गाड़ी जो है हमें रिबॉन तकरीबन 2.5 लाख के अंदर पड़ती है, जिसके हम फिर खोल के स्पेयर पार्ट बेचते हैं। पूरी गाड़ी 2.5 लाख की हमें पड़ती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका एक एक पार्ट जो है वो सस्ता ही बिकेगा। और जबकि उसके कंपैरेटिव जो ये गाड़ी है ये उनको 9 लाख रुपए में पड़ती है, जिसके फिर वो पार्ट्स जो हैं वो बारी बारी बेचते हैं। तो इट्स लाइक 3 टाइम्स अपग्रेड इन प्राइसेस। तो इसलिए इसके पार्ट्स जो हैं वो रिबॉन की निस्बत 3 टाइम्स आपको महंगे मिलेंगे। बाकी सस्पेंशन वगैरह में खैर मैकेनिकल काम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको पड़ते हैं। ये जो मैंने आपको 3x प्राइस बताई है वो बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे साइड मिरर अगर किसी का टूट जाता है या लाइट टूट जाती है, बम्पर ख़राब हो जाते हैं, और जो बेसिकली बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं या इंटीरियर के पार्ट्स हैं वो चीज़ें इसकी एक्सपेंसिव हैं। बाकी सस्पेंशन हो गया, इंजन का काम हो गया, वो चीज़ें इनकी ऑलमोस्ट सेम है। तो सस्पेंशन अगर आप इसका ओवरऑल करवाने जाएंगे होंडा के पास जाएंगे तो वो तो आप इसी उतारेंगे, लेकिन अगर आप बिलालगंज जैसी मार्केट में जाएंगे तो आपका तकरीबन 40 से 50 हज़ार के अंदर इस गाड़ी का ओवरऑल सस्पेंशन जो है वो हो जाता है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस का। बाकी ये गाड़ी जल्दी काम नहीं निकालती है, और नहायत ही कम्फर्टेबल इसकी ड्राइव है, फ्यूल एफिशिएंट है, और खड़ी हुई गाड़ी स्टार्ट पता भी नहीं लगती है कि स्टार्ट है या बंद है। तो अब आए मैं आपको गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ और आपको इसकी एक दूसरी टिप भी देते हैं। लेट्स गो। सिनेमैटिक्स आई होप आपको इस गाड़ी के पसंद आए होंगे। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये है जी हमारा रीबर्थ का इंटीरियर, जो कि नहायत ही खूबसूरत है। इसके अंदर थोड़ी सी जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये इसका डिस्प्ले है। जैसे रिबॉन का था ऑलमोस्ट आप कह लें उसी तरह से ड्यूल आता है मीटर इसका भी, लेकिन इसका इन्होंने थोड़ा सा वास्ट कर दिया था, बड़ा कर दिया था। ये आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा।
ये है हमारी गाड़ी की स्टार्टिंग। दरवाज़ा हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड जो आपको मैंने रीबर्थ की टिप देनी थी वो इस डिस्प्ले के बारे में थी। इसके अंदर एक छोटा सा मसला आता है। ये डिस्प्ले जो है ना अक्सर मेल फंक्शन कर जाती है। ठीक है, ये रीबर्थ का जो आप कह रहे हैं छोटा सा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए आपका यहाँ पे स्टीयरिंग में बटन है। ठीक है, मैं अंदर लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये बटन है। ठीक है, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये है आपको फ्यूल गेज ये यहाँ पे शो करती है। अच्छा, ये जब आप गाड़ी चलाते हैं फ्यूल गेज को तब देखा करें। अभी जैसे मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, इसकी एवरेज राउंड अबाउट 12.5 पे थी, और फिर लोग आते हैं गाड़ी स्टार्ट रखते हैं तो ये एवरेज नीचे आई जाती है। तो इसलिए भी आपको 9.9 शो हो रही होगी, लेकिन इन एक्चुअल ये गाड़ी की एवरेज जो है वो राउंड अबाउट 12.5 के करीब है। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी इशू आता है। ये वाला जो इसका डिस्प्ले है ना, ये भी जैसे यहाँ पे ये पेट्रोल बना हुआ आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कभी कभी नहीं आती हैं या कुछ चीज़ें ये शो नहीं करती है। ठीक है, तो इसका, और अगर आपका डिस्प्ले में कहीं पे और कोई छोटा मोटा ये घड़ी नहीं आ रही है, या अगर आप इसको जो है यानी कि आप सेटिंग्स में जाके, जैसे यहाँ से मैं अगर मेन्यू में जाऊँगा, ठीक है, तो आपका ये मेन्यू के अंदर चीज़ें कम आ रही हैं या आप कोई सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर होता है कि सिर्फ एक आधी ऑप्शंस आ रही होती हैं और ये कस्टमाइज़ की सेटिंग नहीं आ रही होती, जिसके अंदर बेसिक काफ़ी फंक्शनैलिटी है। आप डिस्प्ले सेटअप कर सकते हैं, आपको कलर कलर कौन सा चाहिए इसका, और आपको फ्यूल गेज शो करवानी है, रेंज शो करवानी है, या एवरेज स्पीड शो करवानी है। इस तरह की अगर आपके पास कस्टमाइजेशन वगैरह वाला सेटअप नहीं आ रहा तो ये जो IMID है इसकी, ये बिलालगंज के अंदर आपको ये छोटी सी जो डिस्प्ले है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, वो 7 मीटर की नहीं, सिर्फ ये डिस्प्ले जो है वो राउंड अबाउट 20 से 30 हज़ार का मिलता है। ठीक है, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जा रही हैं या उन सब के पास जाने से पहले आपने सबसे पहले इस गाड़ी का बोनट खोलना है, और जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हैं वो आपने उतारने हैं। उतार के आपने थोड़ी देर, तकरीबन 4 से 5 मिनट वो उतरे रहने देने हैं। उसके बाद आपने वो टर्मिनल दोबारा लगाने हैं और ये IMID जो है वो रीसेट हो जाती है। और उसके बाद अगर इसके अंदर छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो वो क्लियर आउट हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। मेरी भी IMID इशू कर रही थी और मैंने ये चीज़ की थी, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। सारी कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स भी आ रही हैं और फ्यूल भी शो करवा रही है। तो ये एक रीबर्थ की एक स्पेसिफिक आपको सेकंड टिप थी। पहली मैंने आपको इनवॉइस के बारे में बताया था। बाकी ये हमारी गाड़ी का इंटीरियर है। दो इसमें आगे लाइट्स आती हैं, एक आपको पीछे लाइट मिलती है, और यहाँ पे हमारा सनरूफ है। ठीक है, क्या सिंगल टैप पे ओपन होता है, सिंगल टैप पे बंद होता है। अगर आप इसको स्लो करेंगे थोड़ा सा, मतलब कंप्लीट पीछे तक नहीं दबाएंगे, तो आप जहाँ तक करना चाहें वहाँ तक कर सकते हैं। अगर मैं पूरा पीछे तक प्रेस कर दूंगा तो फिर ये एक ही सिंगल टैप में खुल जाता है। दोनों साइड पे आपको मिरर मिल जाएंगे। और बाकी ये इसका यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ से आप फैन एडजस्ट कर सकते हैं, AC ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और इससे आप एयर थ्रो चेंज कर सकते हैं। इधर से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है इसका। यहाँ से फ़ैन ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ से हवा बाहर वाली अंदर रहेगी, यहाँ से अंदर की हवा अंदर ही रहेगी। बाकी तो चीज़ें जैसी सारी गाड़ियों में होती हैं वैसी ही हमने एंड्रॉयड लगवाई हुई है, वरना इसका जेन्युइन नेविगेशन पैनल आता है। और गाड़ी के अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी एम्पल है। मैंने पहले भी बताया था, मैंने अभी सीट खैर फुल पीछे भी नहीं की हुई, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और मेरी 5.85 हाइट है, और ये मैं इजीली इस गाड़ी के अंदर आ रहा हूँ। तो अगर जो कोई 6 फुट का भी है तो वो सीट यहाँ तक पीछे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्पेस है, अभी भी 2 हाथों की स्पेस है। और स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, ये नीचे भी हो जाता है, ऊपर भी हो जाता है। ठीक है, और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी इसके अंदर है, आगे को भी हो जाता है और आप बाहर को भी खींच सकते हैं। तो 4 वे एडजस्टेबल इसके अंदर आपका स्टीयरिंग आता है। उसके अलावा आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं। और ये हमारा मैनुअल वेरिएंट है जो कि फुल ऑप्शनल है। आपको फुल ऑप्शनल अगर VTI ओरियल प्रोस्मेटिक लेंगे उसके अंदर सेम यही फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और सिर्फ उसकी एवरेज 1 या 2 कम है, इसकी 1-2 एवरेज आप कह लें ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता परफॉर्मेंस में फ़र्क है। मैनुअल ऑब्वियसली थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाली होती है, आप अपने हिसाब से इसको रेव कंप्लीट कर सकते हैं। 7 RPM तक इसका पूरा रेव जाता है।
अगर आप चलाते हुए गाड़ी को भगाएंगे। भगाने में गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। जो रिबॉन की आप कह लें परफॉर्मेंस है वही सेम 1800 सीसी ये भी है, 1800 सीसी रिबॉन है। और ड्राइविंग का जो कंफर्ट है वो इस गाड़ी का नहायत ही एक्सेप्शनल है। मैं थोड़ी सी आपको चला के दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको कोई गाड़ी में आवाज़ नहीं आएगी बाहर से, अगर इसकी डैम्पिंग अभी तक सही है, जो इसके डोर्स के रबड़ है वो सारे अगर सही हैं, आपको सही गाड़ी मिलती है तो आपको कोई भी बाहर का जो शोर है वो अंदर नहीं आता। ये आपके सामने है। और पिकअप भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है, ABS है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट गाड़ी है। मैं हमेशा, मेरे एक दोस्त ने भी लेनी थी, उसको भी मैंने रीबर्थ ही लेके दी थी। ही वॉज लुकिंग फॉर होंडा सिटी, जो कि मैं कहता हूँ अगर आप इफ़ यू आर स्पेंडिंग लाइक अराउंड 3 मिलियन तो उसके अंदर आप कोई ऐसी चीज़ ज़रूर प्रेफर करें कि जिसके अंदर आपकी थोड़ी सी जान की भी हिफाजत हो। तो सिर्फ ये नहीं है कि फ्यूल एवरेज ही ली जानी है, और फ्यूल एवरेज अगर आप बात करेंगे तो इसकी और जो होंडा सिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक दो एवरेज के पीछे आप इतनी मतलब लग्जरी गाड़ी छोड़ देते हैं। और यहाँ सिर्फ अगर कुछ लोगों को मॉडल का फोबिया होता है, जी हमें मॉडल ऊपर वाला चाहिए, तो ऐसे ना करें। थोड़ा सा अपना और अपनी फैमिली का भी सोचें और चीज़ वो लें जिसके अंदर आपको थोड़े से फीचर्स मिल रहे हैं और जो एटलीस्ट थोड़ी सी वैल्यू टू मनी है। तो ये गाड़ी खैर बहुत मज़े की है। अगर आप सिटी लेने का सोच रहे हैं और आपके पास 30 से 35 का बजट है तो आई सजेस्ट कि आप रीबर्थ के अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन सोचे भी ना। उसमें करोला भी आ जाती है, उसमें सिटी भी आ जाती है, उनके अंदर आपको फीचर्स कम मिलते हैं और ये वाली राइड आपको कभी भी नहीं मिलेगी उनके अंदर। और इसके अंदर आपको राइड, कंफर्ट, लग्जरी फीचर्स भी मिलते हैं और उसके साथ साथ आपको फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी नहायत एक्सेप्शनल मिलती है, कंसिडरिंग कि ये एक 1800 सीसी गाड़ी है। तो अगर खैर आप ऑटोमेटिक के शौकीन है तो इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट की भी एवरेज बहुत अच्छी है। और मैनुअल तो फिर क्या ही बात है, मैनुअल में आपको खैर पिक वगैरह भी अच्छी मिल जाएगी। ये हमारी मैनुअल की पिक है, ये हमारी ब्रेकिंग है। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए, ये आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मैनुअल ही खरीदनी पड़ेगी। और मैनुअल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस नहायत एक्सेप्शनल है। ऑटोमेटिक के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन को। जिनको मैनुअल का शौक होता है वो मैनुअल ही प्रेफर करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का रिव्यू। गाड़ी फॉर सेल है, OLX पार्क व्हील्स के ऊपर इसकी ऐड लगी हुई है। वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आई विल गिव यू माय नंबर, जिस पे आप रब्ता करके ये गाड़ी देखना चाहें, विजिट करना चाहें तो देख सकते हैं। 34.5 इसकी आस्किंग है। बाकी कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माजरत। और ये था हमारा आज का रिव्यू फॉर होंडा सिविक रीबर्थ 9th जनरेशन VTI ओरियल। इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।